हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दुजोर क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे और ये बायोलॉजी का हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो अगर इसके पहले आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो पार्ट्स जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एंड इस क्वेश्चन के पहले कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस की थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इन बेसिक चीजों को शुरू करने के पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एंड हमें क्या निकलता है, हमें हमारे लिए ग्लूकोज, यानी पौधों के लिए ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है ना, H2O निकलता है। अब हम आज की प्रोसेस में एक थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है और H2O निकलता है, इसको बाहर निकालने वाली जो प्रोसेस होती है, यानी पौधे इस चीज को जब बाहर निकालते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ट्रांसपायरेशन आपने सुना होगा, वाष्पोत्सर्जन इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर वाष्पोत्सर्जन के रेट को किससे हम नाप सकते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की रेट को हम नाप सकते हैं पोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा। याद करने का सिंपल सा तरीका है, वाष्पोत्सर्जन कौन करता है? पौधे करते हैं। पौधे किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस से। तो पोटो ऐसे याद कर सकते हो, फोटोमीटर के द्वारा, यानी पोटोमीटर के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन की नाप सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं फोटोमीटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अपने आज के सेशन को, यानी चौथे पार्ट को, यानी आपके फोटोसिंथेसिस के दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। सो वहां पे हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको यहाँ पे कि दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं हमारे पौधों में। दो तरह के, एक ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। देखो, हिंदी में इनका नाम आप मत मुझसे पूछा करो, क्योंकि ये इंग्लिश में ही प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन। और दूसरा होता है साइटोकाइनिन। दूसरा होता है साइटोकाइनिन। ध्यान से सुनिएगा कि ये किस किस काम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ये पौधों की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर ये हार्मोन ना रहे तो जो पौधों का ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है। अब ये होता कहाँ है? एट द टॉप ऑफ, जो आपका टॉप होता है ना पौधों का। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पौधा बना के दिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये पौधे की जड़ है और ये हमारे पौधा है, ये हमारा एक पौधा है जिसका ऐसे ये टॉप है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे टॉप पे अवेलेबल होता है, जो पौधों को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? ग्रोथ से रिलेट करता है, जो पौधों को आगे बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक चीज मैं बता दूं कि पौधों में, यानी प्लांट में, अगर आप बात करोगे बॉम्बू की, तो बॉम्बू मतलब होता है ये जो बांस होता है। ठीक है ना, तो सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा होता है उसे हम बोलते हैं बांस। ठीक है, या कह सकते हो ये बांस जो होता है वो ग्रास में आता है, यानी घास के किंगडम में आता है। जो बांस होता है, बंबू होता है, तो सबसे तेज बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसमें पाया जाएगा? तो बांस में पाया जाएगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नीचे आपसे बांस भी दिया रहे, बंबू दिया रहे, बांस दिया रहे। ठीक है, तो किस घास में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है? तो आपके बांस में पाया जाता है। ठीक है, अब साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, तो ध्यान से समझिएगा। ये फोटोसिंथेसिस की रेट को ये फोटोसिंथेसिस की रेट को कंट्रोल करने के लिए, यानी रेट को कंट्रोल करता है किस चीज की रेट को? फोटोसिंथेसिस की रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन काम करता है? साइटोकाइनिन फोटोसिंथेसिस की रेट को कंट्रोल करता है। फोटोसिंथेसिस की रेट को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? साइटोकाइनिन। ठीक है ना, तो ऑक्सिन आपको पता चला कहां पे अवेलेबल होता है, कहां पे अवेलेबल होता है? तो टॉप पे अवेलेबल होता है। अब बात आती है कि ये दोनों को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन तभी वर्क करता है जब ऑक्सिन उसमें अवेलेबल हो। अब सोचो मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूं भैया, ऑक्सिन अवेलेबल होगा तो ये टॉप पे होगा, मैंने आपको बताया, यानी पत्तियों में भी होगा, क्योंकि पत्तियां नई नई पत्तियां निकलती हैं, उन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों के ही माध्यम से। तो ऑक्सिन अगर उसमें होगा तभी तो वो ग्रोथ बनाएगा, है ना, ग्रोथ करेगा। अच्छा, अब ग्रोथ तब करेगा जब वो खाना बनाएगा। खाना किस प्रोसेस से बनाएगा? फोटोसिंथेसिस से। तो
तो इसीलिए साइटोकाइनिन भी तभी काम करेगा जब ये ऑक्सिन होगा, जब ये मजबूर करेगा कि आप ग्रोथ करो। तो ग्रोथ करने के लिए देखो सुनो, ऑक्सिन जो होगा वो मजबूत करेगा पौधों को, मजबूर करेगा पौधों को ग्रोथ करने के लिए। तो पौधे अगर मजबूर होंगे तो वो कौन सी प्रोसेस करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कौन करता है? तो साइटोकाइनिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑक्सिन ना रहे तो ये पौधे मजबूर नहीं होंगे ग्रोथ के लिए। अगर ग्रोथ के लिए मजबूर नहीं होंगे तो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फोटोसिंथेसिस अगर करेगी नहीं जाएगी तो साइटोकाइनिन की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब आप साफ साफ लिख सकते हो कि साइटोकाइनिन जो है, यानी साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, वो तभी काम करता है, तभी कार्य करेगा, ठीक है, आप लिख लो, तभी कार्य करेगा जब ऑक्सिन ऑक्सिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तभी ये कार्य करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात आती है, ध्यान से समझिएगा, जब जो हमारा क्या नाम है, हमारे बॉडी में, अब ये तो हो गया पौधों के लिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन अगर हम अपने बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन हमारे बारे में दो आधार पे बटा हुआ है। हम अपने अपने बारे में बात करें थोड़ा सा न्यूट्रिशन के, यानी अपने का मतलब ये होता है ना कि जो मनुष्यों में न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रोसेस में होता है। तो दो आधार में बटा हुआ है, एक होता है कार्य एवं उपयोगिता के आधार पे, कार्य एवं उपयोगिता के आधार पे, यानी वर्क एंड यूजेस, बेस्ड ऑन वर्क एंड यूजेस, यानी वर्क के और यूज के आधार पे, यानी हम कितना काम करते हैं उसमें हमें न्यूट्रिशन, किस तरह का काम करते हैं, कितनी न्यूट्रिशन की प्रोसेस हमें चाहिए होती है या कितना न्यूट्रिशन हमें जरूरी होता है, इसके आधार पे। और दूसरा होता है कि जो केमिकल, हमारा केमिकल बॉन्ड होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे हमारा दूसरा न्यूट्रिशन होता है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड यूजेस के बेस पे। तो किस तरह से होता है? यूजेस के बेस पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है? इसमें एनर्जी, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा होता है बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड। तो बॉडी ग्रोथ में हमारे बहुत सारे हार्मोन्स एंड बहुत सारी चीजें आपकी मिलती हैं वहां पे, तो उसको हम भी डिटेल में पढ़ेंगे उसमें भी। एंड तीसरा होता है जेनेटिक कैरिड एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आप जैसे जैसे पूरी बायोलॉजी पढ़ोगे ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अब एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला आप नोट कर लीजिए, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना किसका काम होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। जैसे हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज अगर हम डायरेक्ट ले रहे हैं लिक्विड के फॉर्म में तो वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो फैट होता है तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो दोनों में फर्क है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर जो होता है वो कौन होता है? वो हमारा होता है फैट, ठीक है। तो इस चीज के बारे में अभी इतना ही जानिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे, किस किस तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के ग्रोथ में, जैसे प्रोटीन हो गया किस तरह से वर्क करता है, जेनेटिक कैरियर में कौन काम करता है, तो डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन किस तरह से वर्क होता है, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ? कौन सा हार्मोन प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अब याद कैसे कर सकते हो? देखो ए का मतलब होता है, अगर एबीसीडी आप पढ़े होगे तो टॉप पे ए आता है। इसका मतलब जहां पे नई नई पत्तियां होंगी, नए नए उसके टहनियां होंगी, वहां पे कौन मौजूद होगा? ऑक्सिन। क्या काम करता है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी उसको मजबूर करेगा तो उसको फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कौन करता है? तो साइटोकिनिन फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। स्टोमेटा का क्या काम होता है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। इसे हम पर्णरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र बोलते हैं। जो एक छेद होते हैं या छिद्र होते हैं। क्या काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना होता है। पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होता है? एब्जॉर्ब करना होता है। ग्लूकोज कैसे बनता है? तो जब हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O की प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट के
सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब हम ये प्रोसेस कराते हैं तो हमें C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि पौधों के लिए फूड का काम करता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ 6 ऑक्सीजन और 6H2O ये दोनों रिलीज करता है, ठीक है। और इस दोनों के रिलीज की प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन की रेट को कौन नापता है? तो वाष्पोत्सर्जन की रेट को मैंने आपको बताया कि पोटोमीटर जो होता है उससे हम नापते हैं वाष्पोत्सर्जन की रेट को। तो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है वो कैसे प्रोवाइड होता है? जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो हमें ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। चलिए, हम नहीं करते हैं, पौधे करते हैं। चलिए नेक्स्ट, साइटोकाइनिन हार्मोन कंट्रोल्स द रेट ऑफ विच, किस चीज की रेट को? तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ ग्रोथ, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फटाफट ग्रोथ पे लगा के आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। ग्लूकोज क्या होता है, कैसे मिलता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो क्या एग्जर्ट करते हैं, मतलब क्या चीज छोड़ते हैं? तो देखो H2O भी छोड़ते हैं एंड ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो हमारा बहुत सिंपल सी प्रोसेस है एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीजेस, तो प्लांट्स जो है वो रिलीज क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? तो ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन था, बस उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, सो इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों चीजों को ये रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, विटामिन आता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि तीनों आते हैं एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स में। वाटर जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नोट कर लीजिए। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स इज नॉट, कौन सा इनमें से एनर्जी प्रोवाइडर न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो वाटर। ये किस चीज में काम आता है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है उसमें ये काम आता है। हम लोग आपको जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम उस चीज में डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक कैरियर क्या होता है, बॉडी ग्रोथ क्या होता है, ये सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कौन सी चीज होती है? तो कार्बोहाइड्रेट होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया थी, ग्लूकोज को अगर हम डायरेक्ट लेते हैं, जिस तरह से हम लोग ग्लूकोज की बोतल या देखते हो ना उसको पीते हैं, तो वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे आप लोग तुरंत चावल खाते हो तो पेट भर जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया, तो मैक्सिमम एनर्जी आपको फैट देता है। जैसे आप देखो ध्यान से कि जब आपको भूख लग जाती है, ठीक है ना, मान लो आपको भूख लग गई, ठीक है, और आपको खाना नहीं मिल रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आपको एनर्जी की जरूरत है, तो ये तुरंत एनर्जी देता है, तो ये मिल नहीं रहा है। तो जैसे जैसे भूख लगेगी तो आपके पेट में क्या होता है? पेट में दर्द होता है। पेट में क्या होता है? दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो फैट जमा होता है हमारे पेट का, जो हमारे पेट में फैट जमा होता है ना, तो इससे एनर्जी फिर लेना शुरू करता है बॉडी। बॉडी जो होता है वो इससे एनर्जी लेना शुरू करता है। सो फैट जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है हमें ज्यादा देर के लिए। इसलिए फैट क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, हमारे कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड में आ जाता है एंड फैट जो होता है वो जमा हो जाता है। सो ये सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे धीरे धीरे चलते हुए, ठीक है। तीनों एनर्जी हमें देते हैं, बट मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हैज, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पास कितनी कैलोरी की ऊर्जा होती है? तो 4.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। ये आपको मुंह जवानी जिसे बोलते हैं ना वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। और ये 9.3 कैलोरी जो ऊर्जा होती है इसे हम बोलते हैं फैट की ऊर्जा। मतलब 1 ग्राम अगर फैट है, ध्यान से देख लो कितना फर्क है, 1 ग्राम फैट है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में देखो 4.3 किलो कैलोरी है और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी है। गैप देखो कितने का आ गया, इसमें 5 किलो कैलोरी का गैप है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम फैट के जो एनर्जी होती है वो कितने का गैप होता है, यानी कितने का डिफरेंस पाया जाता है? तो 5 किलो कैलोरी का डिफरेंस पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड टीवी। तो मैंने लास्ट वीडियो में यानी दूसरे या पहले वीडियो में ये चीज को बताया था, किसने टीबी की खोज की। देखो दोस्तों, ये जो टीबी की खोज की उन्होंने ही कॉलेरा का खोज किया था।
है ना। तो आपको मैंने हिंट दे दिया कि दोनों की खोज उन्होंने की थी। तो रॉबर्ट हुक जो है, अब चलो आपको याद नहीं आ रहा तो कैसे लगाएंगे हम उस चीज को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खोज किया था किसकी, कोशिका की, जो कि डेड सेल थी। किसकी थी, डेड सेल थी, उसकी खोज की थी। यहां ल्यूवेनहॉक है, LEEUWENHOEK, ये होता है ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग, याद रखिएगा। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, तो लिविंग सेल या लाइफ सेल यानी जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने कोशिका के अंदर, जैसे मान लो ये कोशिका है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, तो न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है ना, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। अब रॉबर्ट कोच बचते हैं, तो रॉबर्ट कोच ने ही टीबी और कोलेरा की खोज की थी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया भी था, इसके पहले वाले में जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखा था तो उसमें करवाया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक आपको मिलेगी, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे जाइए, आप उस केबीएस के बेहतरीन कोर्स, अगर आप सोचो इतना अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सकता है, देन वहां पे बहुत बेस्ट प्रोवाइड कराया, बेहतरीन कोर्स में अपने आप को एनरोल कीजिए। ओनली 2999 में अपने आप को आप एनरोल कर सकते हैं टिल 31 मार्च 2021, ठीक है ना। तो वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 1000 लेस है आपके प्राइस से, 1000 कम की प्राइस है अभी, उसके बाद ये प्राइस 3999 की हो जाएगी। सो अभी जाके आप एनरोल करिए खुद को। हु डिस्कवर्ड, क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो बहुत सिंपल सा है, इस ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो प्रिस्टले ने की थी। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की है, किसने, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो टीके की खोज की थी, है ना, वैक्सीन की खोज की थी। एंड रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। तो आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं, काफी ज्यादा प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।